मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन एसएम कॉलेज की अर्थशास्त्र विभाग की अध्यक्षा, और मैं ये चाहती हूँ कि अभी कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, स्वास्थ्य के साथ साथ पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि भारत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स इंपोर्ट करता है। लगभग 45% चीन पर ही ये निर्भर है। 2/5 कार्बनिक रसायन जिन्हें भारत दुनिया से ख़रीदता है, चीन से ही आता है। मोटर वाहन और उर्वरक भारत 25% से अधिक चीन से ही इंपोर्ट करता है। 65% से 70% फार्मास्यूटिकल सामग्री और 90% मोबाइल चीन से ही भारत में आता है। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आयात की कमी और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर, या कहिए कि भारतीय उद्योगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने उदारीकरण की पॉलिसी बनाई थी और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, और इस पॉलिसी को अपनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो अपने इंपोर्ट में को लिबरल करे, क्योंकि कोई भी कंट्री पूरी तरह से संपन्न नहीं होता। हर एक देश में किसी न किसी चीज़ की कमी बनी रहती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए इंपोर्ट की पॉलिसी को लिबरल करना बहुत ही ज़रूरी था। और भारत सरकार ने इंपोर्ट की पॉलिसी को लिबरल किया, लेकिन अभी कोरोना वायरस के इस फैलाव की वजह से, इसके कुप्रभाव की वजह से, क्या इंपोर्ट पॉलिसी को लिबरल करने के बाद भी क्या देश का आर्थिक विकास हो रहा है? तो ऐसा कहना बेवकूफ़ी होगा। यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह कहा गया कि यह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि एक बड़ा लेबर मार्केट और आर्थिक संकट बन गया है और बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित कर रहा है। बचत और राजस्व के रूप में जमा खरबों डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग बेकार हो चुके हैं। IMF ने बताया कि 90 कंट्रीज़ IMF से मदद मांग रहा है। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। बेकारी बढ़ी है, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी आई है। उत्पादन और उत्पादित माल को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, इसका चेन भी बहुत ही कमज़ोर हो गया है। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चीन में हुआ, और इसका प्रभाव सारी दुनिया में, यानी कुप्रभावित सारी दुनिया हो गई। वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है 2019 और 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर मात्र 5% रह जाएगी। तो वहीं 2020 और 2021 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की विकास दर में 2.8% की गिरावट आएगी। यह महामारी उस समय आई जब फाइनेंशियल सेक्टर पर पूरी तरह से, या कहिए कि बहुत ही बुरी तरह से प्रेशर पड़ रहा था। पहले से ही इंडियन इकोनॉमी सुस्ती का मार झेल रही थी। भारत सरकार का करीब 1.7 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना प्रभावितों को मदद करने पर केंद्रित है। भारत में भविष्य निधि PF का संग्रह करीब 11 लाख करोड़ रुपए का है। इससे एडवांस लेने की छूट दी गई। और जैसा कि हम यह जानते हैं कि हर एक इकनॉमी में बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे एविएशन सेक्टर, जो कि यातायात का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें 50% वेतन कम करने की खबर आ चुकी है। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा प्रभाव अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 50% GDP अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही आती है। भारत सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी किया और वित्तीय क्षेत्र में, या वित्तीय तंत्र में करीब 3.74 लाख करोड़ की पूंजी बढ़ाई। भविष्य निधि से मिल रही जो रियायतें हैं, उसका लाभ केवल 15 से 16% प्रतिष्ठानों को ही मिलेगा। और हमें याद होगा कि 2008 में कुछ कंपनी को आर्थिक सहायता देकर ही संभाला गया था। चीन में उत्पादन में कमी आई और उसका प्रभाव भारत पर पड़ा। इकोनॉमी को 34.8 करोड़ डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
यूरोप की आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2020 और 21 भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति का पूर्वानुमान 1.1% घटा दिया है। वर्तमान समय में थोक ऑनलाइन कारोबार की सबसे बड़ी भारतीय कंपनी TradeIndia.com के अनुसार पिछले 3 महीनों में सैनिटाइज़र और मास्क की मांग में 316% का इजाफा हुआ। लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के चक्कर में हैं और साथ ही साथ वो जानते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो या ना हो, लेकिन मास्क और सैनिटाइज़र हमें मिल जाए। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया भर में सबसे बड़ा सप्लायर है। चीन में उत्पादन बंद होने से भारत ने एहतियाती कदम उठाए और इस बात पर बल दिया कि कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए पैरासीटामोल विटामिन B1, B6, B12 के साथ साथ अन्य API और इंटरमीडिएरी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर रहा है। 2019 में भारत ने अपने कुल API का 68% हिस्सा चीन से ही आयात किया था। यानी हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत चीन से हेवी इंपोर्ट करता है और हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। लेकिन जब चीन में इस प्रकोप का फैलाव हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और इस प्रभाव का भयानक प्रभाव जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अश्वनी कक्कड़ ने ये बताया कि 20% टूर या तो कैंसिल कर दिए गए हैं और 30% कॉरपोरेट यात्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। होटल के कमरों की ऑक्यूपेंसी में 20% से 90% की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी रद्द किए जा रहे हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट विश्व के पर्यटन उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा, इस बात का अनुमान लगाया है और यह अनुमान लगाया है कि इससे $22 अरब का नुकसान होगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि विमान उद्योगों को यात्रियों से होने वाले कारोबार में कम से कम $63 अरब का नुकसान हो सकता है। CAIT के महासचिव परवीन खंडेलवाल ने मीडिया को ये बताया कि अलग अलग व्यापार संगठन द्वारा देश भर में आयोजित किए जाने वाले 10,000 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 3.7 करोड़ लोग काम करते हैं। अब चीन में मंदी के कारण भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कल पुर्जों की दिक्कत हो रही है। अब ये बताइए कि ऐसी हालत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हो। ज्वेलरी कारोबार पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और ये कहा जाता है कि $1.25 अरब का नुकसान होने की आशंका है। इसी तरह ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के उपाध्यक्ष कॉलिन शाह ने BBC को बताया कि इन परिस्थितियों के चलते भारत के हीरे और जवाहरात के पूरे उद्योग को $1 अरब का घाटा उठाना पड़ सकता है।